पूजा अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन हर वक्त अपनी सहेली रितु से ही बात करती रहती। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह पूजा अपनी सहेली रितु से बात कर रही थी, तभी उसकी सास नीलम आ जाती है और उसे फ़ोन पर बात करते हुए देखकर कहती है, बहू तो सुबह सुबह किससे बात करने लग गई? माँ जी, मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल है। वो क्या है ना, हमारी बचपन की दोस्ती है और काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सुबह सुबह फ़ोन कर लिया उसे। अरे इतना टाइम कहाँ हुआ बहू? अभी कल रात ही में तो तूने उससे बात करी थी और रात से सुबह में इतना टाइम हो गया। अरे बहू किसे पागल बना रही है तू? अरे सीधे बोलना, तेरी बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड्स है। बहुत सारी नहीं है माँ जी, बस एक ही है, पर कम बात करो ना तो पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी सी होने लगती है, और उसे भी। इसीलिए ना हम अक्सर फ़ोन पर ही लगे रहते हैं। अब शादी के बाद मिलना जुलना तो वैसे भी कम हो गया है ना। तेरा तो बस चले तो तू उसे अपनी देवरानी ही बना ले। अरे बहू इतनी भी यारी दोस्ती अच्छी नहीं होती, एक ना एक दिन सबको अकल आ ही जाती है। इसीलिए अभी से समझा रही हूँ, अपनी यारी दोस्ती को एक तरफ रख, वरना तुझे ही ये दोस्ती भारी पड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, आप भी ना खामखा कुछ भी सोचती रहती हो। वैसे बातों बातों में ये आइडिया तो आपने बहुत अच्छा दिया, क्यों ना मैं अपनी सहेली को अपनी देवरानी बना लूँ। ये सब तो तू कह रही है ना अभी, पर क्या तूने अपनी सहेली से पूछा? देखना साफ मना कर जाएगी, और अगर तेरी सहेली मान भी गई ना तो मेरा बेटा थोड़ी ना मानेगा। आजकल मियाँ बीवी की मर्जी जानी जाती है। तूने भी तो अपने पति से बात की थी, तभी तो शादी के लिए हाँ किया था ना। पर माँ जी, अगर देवर जी ने हाँ कर दिया तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अरे बहू मैं तुझे यही तो समझा रही हूँ कि बच्चों की मर्जी में और बच्चों की खुशी में ही बड़ों की खुशी होती है। बच्चों की खुशी जहाँ है वहाँ बड़े अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, और अगर बच्चे हाँ कर दे तो हमें क्या ही दिक्कत होगी। नीलम इतना कहकर चली जाती है, लेकिन नीलम की बात पूजा के दिमाग में रह जाती है और वो तुरंत अपनी सहेली को अपने घर बुलाती है। रितु घर आती है और वो दोनों बातें करते हैं। बातों बातों में पूजा रितु से कहती है, वैसे एक बात बता रितु, तुझे मेरा देवर कैसा लगता है? मतलब ठीक लगता है या फिर कुछ? तेरा देवर ना मुझे बहुत पसंद है। तेरी शादी में तुझसे ज़्यादा ध्यान तो मेरा तेरे देवर पर था। अच्छा जी, फिर तो तूने बात भी की होगी। और अगर तुझे मेरा देवर इतना ही पसंद है तो मेरी देवरानी बन जा। पूजा ने इतना बोला ही होता है कि वहाँ उसका देवर अर्जुन आता है और वो ये सब सुनकर कहता है, रितु तुमसे मना किया था ना, तुमने बता दिया भाभी को कि हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। भाभी प्लीज़ माँ को मत बताना, वरना वो तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। अच्छा जी, अब बात यहाँ तक आ गई है और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैं तो पागल ये समझती रही कि तुझे अपनी देवरानी बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे, और तूने तो पूरी सेटिंग बिठा रखी है। वैसे मेरा काम ना अब और आसान हो गया। पूजा मैं तुझे ना बताने ही वाली थी लेकिन बता नहीं पाई, पर तू मुझे अपनी देवरानी बनाने के बारे में सोच रही थी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। भाभी माँ को पसंद नहीं आएगी शायद रितु। अरे उसकी चिंता तुम दोनों मत करो, मैं हूँ ना, भाभी हूँ तो भाभी वाला फ़र्ज़ तो निभाना ही पड़ेगा। मैं सारी बात संभाल लूँगी। पूजा अपनी सास से बात करती है और कुछ ही दिनों में रितु और अर्जुन की शादी करवा देती है। अब वो दोनों पूरा दिन बातें करते रहते। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रितु अपनी सास के पैर दबा रही थी, तभी वहाँ पूजा आ जाती है। रितु तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कमरे में, तुम आई ही नहीं। वो माँ जी अकेले बैठी थी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और यहाँ आने के बाद पता चला कि माँ जी के पैरों में दर्द भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना माँ जी के पैरों की मालिश ही कर दूँ। बहुत देख ले अपनी देवरानी को, आज तक तूने कभी सामने से नहीं पूछा कि माँ जी ठीक हो कि नहीं। और ये तेरी देवरानी है जो कि तेरी सहेली भी है, यहाँ आई मेरे पास बैठी, मुझसे बात की और अब मेरे पैर भी दबा रही है। माँ जी मैं भी तो आपके पैर दबा देती थी। और रितु तू कब से काम करने लग गई हैं? तुझे तो इन सब से मुझसे भी ज़्यादा चिढ़ होती थी ना। देख पूजा, अगर अपनी सास की सेवा करने से मैं अच्छी बहू बन पा रही हूँ तो इसमें बुरा क्या है। और वैसे भी माँ जी के पैर में बहुत दर्द था, मैं उन्हें अकेला ऐसे हालत में छोड़ तो नहीं सकती थी ना। जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहू, सच में तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया।
इतना समय हो गया बड़ी बहू को आए, लेकिन आज तक इसने मुझे सामने से एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, जब तक मैं ना कहूँ। पर जब से तू आई है सच में ऐसा लग रहा है कि कोई अपना है इस घर में जो मरते टाइम एक गिलास पानी तो देगा। पूजा को अपनी सास के मुंह से रितु की तारीफ सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद रितु अपने कमरे में बैठी थी और तभी अर्जुन आता है। अर्जुन के आते ही रितु कहती है, अर्जुन, मैं तुमसे कुछ कहूँ, अगर मेरी बात का बुरा ना लगे तो? बुरा लगने वाली बात कहोगी तो बिल्कुल बुरा लगेगा, लेकिन तुम तो हमेशा अच्छा ही बोलती हो जिसमें मेरा भला हो। मैं ये कह रही थी कि अब से ना तुम अपनी सैलरी लाकर मुझे दिया करो। अपनी भाभी को देते हो, फिर वही सारा घर का खर्चा संभालती है। मुझे तो अपने लिए कुछ मिलता ही नहीं। अब मैं सहेली भी हूँ और देवरानी भी, और देवरानी का फ़र्ज़ पहले आता है, इसलिए उनसे पैसे मांगना भी ठीक नहीं लगता। तो मैं अपने पति से तो ये बातें कह सकती हूँ ना। वैसे इस बारे में मैंने तो अभी तक सोचा ही नहीं था, पर तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। शायद मैं ही गलत था। खैर कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हें ही अपनी पूरी सैलरी दिया करूँगा, ठीक है? ये लो मेरी इस महीने की तनख्वाह। अर्जुन रितु को अपनी पूरी सैलरी देकर कमरे से बाहर निकलता है। तभी उसे पूजा मिलती है और पूजा अर्जुन से कहती है, देवर जी, वो महीना लग चुका है, आपको इसी समय तनख्वाह मिलती है ना, पर आपने अभी तक मुझे अपनी तनख्वाह नहीं दी। मैंने सोचा आपको याद दिला दूँ, घर खर्च के लिए पैसे चाहिए ना। हाँ भाभी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने रितु को पैसे दे दिए। आपको जितने भी पैसे चाहिए आप रितु से ले लेना। लेकिन हर बार तो आप अपनी पूरी तनख्वाह मुझे देते थे ना, तो फिर इस बार रितु को क्यों? भाभी, आपको पैसे दूं या उसको, बात तो एक ही है ना। पैसे तो अपने ही घर में आए हैं। अच्छा भाभी, मैं ना बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ नहाने। आप रितु से बात कर लेना जो भी हो। अपनी सहेली को देवरानी बनाते ही घर का माहौल पूरा बदल गया था और ये सब बातें कहीं ना कहीं पूजा को खटकने लगी थी। ऐसे ही एक दिन रितु सबके लिए खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पूजा आती है और इतना कम खाना देखकर पूजा रितु से कहती है, अरे इतना कम खाना क्यों बनाया? पता है ना हमारे घर में खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, फिर भी इतना कम खाना? मैंने सबके हिसाब से ही खाना बनाया है। तुम तो रोज़ इतना सारा खाना बना कर रख देती हो और बाद में वो सारा खाना वेस्ट होता है। कम से कम हिसाब से बनेगा तो खाना वेस्ट तो नहीं होगा। और वैसे भी अनाज लाने में भी पैसे लगते हैं और पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। ये तुम मुझसे कैसी बात कर रही हो? मैं क्या खाना खराब करती हूँ? अरे तुमसे ज़्यादा अकल है मुझ में। आई बड़े मुझे बोलने वाली। अब से खाना हिसाब से ही बनेगा। अपने और अपने पति का खाना देख लेना, कितना बनता है उतना ही बनाना। मैं अपना और अपने पति का देख लूँगी और माँ जी से पूछ लिया करेंगी कि वो कितना खाएंगी। रितु अब हर बात में हिसाब और आनाकानी करने लगती है और ये सारी बातें पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुछ दिनों बाद बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, जिसे देखकर रितु अर्जुन को लेकर सीधा पूजा के कमरे में जाती है, जहाँ पूजा अपने पति के साथ बैठी थी। ये क्या है? इतना ज़्यादा बिजली का बिल कैसे आया? हम लोग तो एसी भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतने सारे बिजली के बिल के पैसे किस बात के भरे जा रहे हैं? रितु, घर में एसी नहीं है पर और सामान तो है। फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, इन सब का भी तो इस्तेमाल होता है और इन सब में बिजली तो जाती है। पहली बार थोड़ी ना इतना बिल आया है। अरे जब हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते ही नहीं तो हम इनका पैसा दे ही क्यों? हमें क्या पागल समझा हुआ है? एसी के मज़े आप दोनों लो, सब कुछ आप इस्तेमाल करो और जब बिल भरने की बारी आए तो हम भरें। अर्जुन जी, देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है? आप अपने भैया भाभी को कुछ बोलोगे या नहीं? भैया, रितु की बात तो सही है। अरे हम तो बस पंखे में ही अपना दिन गुजार लेते हैं और फिर भी हमें इतने पैसे दे, ये बात तो मुझे भी कुछ सही नहीं लग रही। मुझे नहीं लग रहा कि हमें इतने पैसे देने भी चाहिए। देवर जी, आज से पहले तो आपको ये बिजली का बिल कभी भी ज़्यादा नहीं लगा और एसी हॉल में लगी है, वहाँ सब बैठते हैं, अकेले हम नहीं बैठते। और पंखा भी सबके कमरे में है। फ्रिज का पानी इस घर का हर सदस्य पीता है। टीवी हम सब देखते हैं। तो आज ज़्यादा बिल आने पर इसका बिल हमारे सर पर क्यों मढ़ा जा रहा है? देख रहे हो अर्जुन कैसे हिसाब लगा रही है, बांट रही है सब कुछ। अरे हम तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे, हम तो बस बात करने ही आए थे। लेकिन यहाँ पर तो पूजा पूरा हिसाब किताब खोलकर बैठ गई, जबकि इस घर के ज़्यादातर खर्चे आप उठाते हैं। मैं हिसाब किताब खोलकर नहीं बैठी हूँ, मैं बस बता रही हूँ। अगर घर में बिजली का बिल आया है तो सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं आया। घर में जितने लोग रहते हैं उतना सामान है और उन सभी सामानों का हर इंसान बराबर उपयोग करता है, इसलिए इतना बिल आया है।
अब से पूरा बिजली का बिल हम लोग नहीं भरने वाले। अब से बिल आधा आधा किया जाएगा, आधा आप लोग देंगे और आधा हम। क्यों अर्जुन, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो रितु भाभी, अब से हम आधा ही बिल भरेंगे, बाकी का आधा आप लोगों को ही भरना पड़ेगा। अर्जुन रितु की हर बात में हामी भर रहा था और अब पूजा को भी अपनी सहेली उर्फ देवरानी की सारी चालाकियां समझ में आने लगी थी। कुछ दिनों बाद पूजा अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी आप सही थी, शायद मैंने ही अपनी सहेली को सहेली से ज़्यादा मान लिया, तभी तो आज मेरे ही घर में मुझे ही नहीं पूछा जा रहा। बहू, मैं तो हमेशा अपने बच्चों का भला सोचती हूँ। मुझे क्या पता था तेरी सहेली ऐसी निकल जाएगी। अरे जब तक मेरी सेवा कर रही थी तब तक तो मुझे भी सही लग रही थी, अब तो घर को बांटने में लग गई है। यह तो सरासर गलत है। यह घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। मेरे जीते जी तेरी वो सहेली इस घर को बांट नहीं सकती। पर माँ जी अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, रितु ऐसे ही करती रहेगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये रितु मेरे घर को बर्बाद कर देगी। पूजा अब अपनी सास के साथ मिलकर दिमाग चलाने लगती है और रितु को सबक सिखाने का सोचती है। कुछ दिनों बाद रितु रसोई में अपने लिए घी में आलू तल रही थी, तभी वहाँ पूजा आकर उसे टोकती है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं ये घी मेरा है? ये तेरा मेरा क्या होता है? हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, देवरानी जिठानी है, और हम दोनों तो सहेलियाँ भी हैं, तो हम दोनों के बीच में ये तेरा मेरा कैसे आ गया? हम दोनों सहेलियाँ थी, लेकिन अब हम दोनों देवरानी जेठानी हैं, और देवरानी जेठानी की चीज़ों का इस्तेमाल ना ही करें वो अच्छा है। ये मैंने अपने पति के पैसों से लिया है, तो तुम अब अपने पति के पैसों से लेना, ठीक है? चलो आप घी का इस्तेमाल बंद करो। ओह, तो ये है तेरा असली रूप? अब तो घर के सामान पर हक जमाएगी। कोई बात नहीं, रख अपना घी अपने पास। पूजा की बात सुनकर रितु को बहुत गुस्सा आता है। वो इतना बोलकर तुरंत अपनी सास को वहाँ बुलाती है। माँ जी देख रही हो पूजा को? अरे खाने की चीज़ में मेरा तेरा कर रही है, ये तो कितनी गलत बात है ना। बहू अब मैं क्या करूं? तुम दोनों हो कि तुम समझ ही नहीं रही हो। अरे यह घर तुम दोनों का ही है और तुम दोनों ही मेरा तेरा करने लग गई हो। इस बुढ़िया की कौन ही सुनेगा? तूने भी तो कहा था ना कि अब हिसाब किताब होगा हर चीज़ का। तो ठीक ही बोल रही है बड़ी बहू, ये उसके पति के पैसे से आया है तो उसका ही हुआ। नीलम भी जवाब देकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही हर रोज़ होता है। जो चीज़ रितु इस्तेमाल करने आती तुरंत पूजा उससे छीन लेती और बता देती कि उसके पति के पैसों का नहीं आया। ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं और इस तरह रितु घर की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद रितु की माँ अनीता आती है और रितु पूजा के पास जाकर कहती है, पूजा वो मेरी माँ आई है और मैंने अपनी माँ को बोला हुआ है कि मैं बहुत ही ठाठ से रह रही हूँ, लेकिन जब से घर में तेरा मेरा होने लग गया है ना, तब से हम लोगों के ठाठ तो रह ही गए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ के आगे मेरी इंसल्ट हो जाए, तो मैं तुम्हारा कुछ सामान इस्तेमाल कर सकती हूँ क्या? नहीं, तुम मेरी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल मत करना। जहाँ तुम्हारे पति के पैसे लगे थे वहाँ मैं चुप रही, तो इसीलिए अब जहाँ मेरे पति के पैसे लगे हैं वहाँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं लेने दूंगी। आई बात समझ में? रितु को पूजा की बातें काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, लेकिन उसके पास पूजा की बातों का जवाब भी नहीं था, क्योंकि ये सब तो खुद रितु ने ही शुरू किया था। इसलिए वो चुपचाप निराश होकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, पूजा ने तो साफ मना कर दिया कि मैं उसकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप ही कुछ दे दीजिए ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ जी, अगर आप मेरी मदद कर देती हैं तो मेरी माँ के आगे मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। माफ़ करना बहू, मैं तेरे ही बनाए नियमों की वजह से मजबूर हूँ, वरना मैं तेरी मदद ज़रूर कर देती। रितु को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, वो वहीं पर रोने लगती है। तभी पीछे से अर्जुन और पूजा दोनों आते हैं। आया तुम्हें समझ में रितु? यही तुम इतने समय से कर रही थी। हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे कि तुम्हें खुद समझ में आ जाए, लेकिन देख लो, तुम्हें खुद समझ में नहीं आया। अब यही सब चीज़ तुम्हारे साथ बीती तब तुम्हें समझ में आ रहा है। रितु को अपने किए पर काफ़ी पछतावा होता है और वो अपने सहेली से अपनी देवरानी और सहेली दोनों रिश्ता कायम करने में लग जाती है। सलोनी और सुहानी नाम की दो सहेलियां थी। सलोनी काफ़ी अमीर परिवार से थी और सुहानी बहुत ही गरीब लड़की थी, लेकिन उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। सलोनी के माँ बाप को उसका सुहानी के साथ रहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था और इसकी वजह थी सुहानी का गरीब होना। सलोनी बेटा, उठ जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, कब तक सोती रहोगी?
अरे माँ, पता ही नहीं चला। अभी जल्दी से उठकर जाती हूँ। वैसे भी सुहानी मुझे बुलाने के लिए आने ही वाली होगी। सुबह सुबह उस लड़की का नाम लेना जरूरी है क्या? माँ, हमेशा आप मेरी सहेली के नाम से क्यों चिढ़ जाती हैं? आप जानती है ना, वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। हाँ, और ये भी जानती हूँ कि कितनी गरीब है तुम्हारी सहेली। अरे इन गरीब लोगों से ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत नहीं है बेटा। इनके साथ रहोगी तो इन्हीं के तौर तरीके सीखोगी। माँ, सुहानी बहुत अच्छी लड़की है। उसके अंदर कोई गंदी आदत भी नहीं है। आप ना यूं ही हमेशा परेशान होती रहती है। ठीक है, अब जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ। सलोनी स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर में सुहानी उसके घर आती है। अरे सलोनी, स्कूल नहीं चलना क्या? देर हो गई है हम दोनों को। हाँ चलो ना, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कब से। सुहानी, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? सुबह सुबह सलोनी को बुलाने यहाँ हमारे घर आ जाती हो। क्या हुआ आंटी, आप मुझसे नाराज हैं? अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं कल से सुहानी को बुलाने नहीं आऊंगी बस। अरे नहीं, सुहानी ऐसी कोई बात नहीं है। माँ तो बस इसलिए परेशान थी, उन्हें लग रहा था कि तुम बेकार में ही मेरी वजह से इतना दूर मेरे घर तक आती हो ना। कुछ दिनों के बाद सुहानी का जन्मदिन था और सुहानी ने अपने दोस्त सलोनी को अपने जन्मदिन पर बुलाया था। माँ, सुहानी का जन्मदिन है, मुझे उसके घर जाना है। अरे क्या जरूरत है उन लोगों के घर जाने की? ऐसे अच्छा लगता है क्या? ये कितने गरीब लोग हैं। हमारा उनके घर जाना ठीक नहीं है बेटा। सलोनी, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं। क्या जरूरत है? कह देना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं माँ, सुहानी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मुझे उसके जन्मदिन पर जाना है माँ। अच्छा ठीक है, जाने दो सलोनी की माँ। वैसे भी मानने वाली तो है नहीं ये लड़की। माँ, मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट दो ना सुहानी को देने के लिए। मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हें बुलाया ही इसलिए है ताकि वो तुमसे कोई अच्छा सा महंगा सा गिफ्ट ले सके। माँ, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरी दोस्त ऐसी नहीं है। अब जल्दी से मुझे गिफ्ट दिलवा दो। सलोनी काफी अच्छा सा गिफ्ट लेकर सुहानी के बर्थडे में जाती है और वहां पर जाकर बहुत खुश होती है। सलोनी और सुहानी की दोस्ती से सलोनी के माँ बाप अभी तक परेशान थे। वो बस हर बार यही कोशिश करते थे कि किसी भी तरह सलोनी सुहानी से मिलना और उससे दोस्ती रखना बंद कर दे। और फिर जब सलोनी का जन्मदिन आता है तो सुहानी भी उसके घर पहुंचती है और उसे गिफ्ट देते हुए कहती है, सलोनी, मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं था। अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक छोटा सा केक बनाकर लाई हूँ, शायद तुम्हें पसंद आए। अरे वाह, ये तो मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या सच में तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? हाँ। अरे तुम्हारे हाथ से बना हुआ केक पसंद नहीं आएगा तो फिर क्या पसंद आएगा? हाँ। जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद सुहानी अपने घर चली जाती है और सलोनी सो जाती है। सलोनी की माँ चुपचाप से वो केक ले जाकर सुहानी के घर पहुंच जाती है। अरे आप यहाँ आइए ना, कैसे आना हुआ? आपको क्या लगा मेरी बेटी के जन्मदिन पर आप ये घटिया सा केक भिजवा देंगे और वो खुश हो जाएगी? लीजिए, अपना केक अपने पास ही रख लीजिए। लेकिन ये तो सुहानी ने बड़े प्यार से सलोनी के लिए बनाया था। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि अमीर लोगों को तोहफे में क्या देना चाहिए? इस तरह के गिफ्ट मैं नहीं रख सकती। अपना केक अपने पास रखिए। सलोनी की माँ के इस व्यवहार से सुहानी की माँ बहुत दुखी होती है। वो चुपचाप केक ले जाकर रसोई में रख देती है। अगली सुबह जब सुहानी स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और सलोनी के घर जाने लगती है। माँ, मैं तैयार हो गई हूँ और सलोनी के घर जा रही हूँ। बेटा, कोई जरूरत नहीं है उसके घर जाने की। उसकी माँ आई थी कल रात और उन्होंने मुझे कहा कि सलोनी के पापा उसे स्कूल छोड़कर आएंगे, इसलिए तुम रहने दो। सुहानी जब स्कूल पहुंचती है और सलोनी से बात करने की कोशिश करती है। सुहानी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने इतने प्यार से तेरा केक रख लिया था। अरे क्या जरूरत थी तुझे उसे वापस ले जाने की? लेकिन मैं तो अपना केक वापस नहीं लेकर गई थी।
मुझे नहीं पता था कि तू इतनी लालची लड़की है जो अपना ही लाया हुआ गिफ्ट वापस लेकर चली गई। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसने कहा तुझसे? तो तुझे क्या लगता है मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है? मेरी माँ को झूठा साबित करना चाहती है? देख सुहानी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं क्यों तुम्हारी मम्मी को झूठा साबित करना चाहूंगी। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। और सुहानी और सलोनी की दोस्ती टूट जाती है। ये देखकर सलोनी के माँ बाप तो बहुत खुश थे। वे जैसा चाहते थे वैसा तो हो चुका था। एक दिन सुहानी और सलोनी दोनों स्कूल से वापस आ रही थी। तभी सुहानी ने देखा कि सामने सड़क पर एक ट्रक चला आ रहा है और उसकी स्पीड काफी तेज थी। लेकिन सलोनी का ध्यान उस ट्रक की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वो किसी दूसरी सहेली से बात करने में बहुत ज्यादा बिजी थी। ये देखकर सुहानी दौड़ कर गई और सलोनी को धक्का देकर सड़क से दूर कर दिया। सुहानी को काफी सारी चोट लग गई थी। उसे अस्पताल लाया गया। वहां पर सलोनी के माँ बाप भी उसे देखने के लिए पहुंचते हैं। ये क्या हो गया मेरी बेटी को? बिल्कुल ठीक ठाक थी, कितनी सारी चोटें आई हैं। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। इसमें तुम्हारी क्या गलती? तुमने थोड़ी ना चोट पहुंचाई है। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी। मैंने हमेशा सलोनी और सुहानी की दोस्ती को तोड़ना चाहा। गरीबी और अमीरी का बहुत फर्क किया मैंने। हाँ सुहानी, मुझे भी माफ कर दो। पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या भला बुरा कह दिया। तुम तो हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगी। नमिता के पड़ोस में उनके मोहल्ले की वर्ल्ड फेमस रिश्ते कराने वाली नीलम आंटी रहती है, जो पूरा समय खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही लड़कियों का रिश्ता पक्का कराती रहती है। एक दोपहर नीलम आंटी नमिता के घर आती हैं। और मिसेस खन्ना कैसी हैं? ठीक है, आप बताइए। मैंने सुना आपने मिसेस शर्मा की बेटी का रिश्ता पक्का करा दिया। अरे बस लड़की ऑफिस से लेट घर वापस आने लगी थी, इसलिए कल कोई ऊंच नीच होने से पहले ही मैंने उसकी शादी पक्की करा दी। आखिर अपने मोहल्ले की लड़की के बारे में हम नहीं तो कौन सोचेगा? शायद उसकी मम्मी पापा, जिन्हें जन्मसिद्ध अधिकार है। हायरी, तेरी जुबान तो तुझसे भी लंबी हो रही है। मिसेस खन्ना, जल्दी इसकी शादी करा दो, नहीं तो देख लेना ये और इसकी जुबान एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा कांड करेगी। जैसे कल ही की बात ले लो, किसी लड़के के साथ बाइक पर घूम रही थी। सीसीटीवी आंटी, इस उम्र में आपको लड़के ताड़ना शोभा नहीं देता। देखिए ना, आपके लिए तो ये भी नहीं बोल सकती कि इनकी शादी करा दो। अरे चुप रहना। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, वो ना इसकी चाची का बेटा है। नमिता और उसकी ये बातें सुन नीलम आंटी उस टाइम तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन इसके बाद से नमिता उनकी हिट लिस्ट में आ जाती है, जिसमें वो उसकी शादी कराने का मकसद लिए कुछ दिन बाद एक लड़के का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच जाती हैं। ये देखो मिसेस खन्ना, बहुत अच्छा लड़का है और होने वाली सास बिल्कुल सख्त। इस घर जाकर नमिता बिल्कुल सुधर जाएगी। क्या आप बताएंगी कि मेरी बेटी में बिगड़ा हुआ क्या है? तभी नमिता भी वहाँ आ जाती है। क्यों आंटी, आज किसे हलाल किया? तुझे करने की तैयारी है। मम्मी की बात सुनते ही नमिता की भौहें चढ़ जाती हैं और वो नीलम आंटी के सामने जाकर बैठ जाती है। वाह आंटी, आप तो इंटरनेट से भी फास्ट निकली। वैसे आपकी बेटी भी शादी लायक हो गई है ना? तो क्या सोचा, कब दे रही है पार्टी? मेरी बेटी को अभी और पढ़ाई करनी है, और फिर अभी उम्र ही क्या है उसकी? हाँ, बस 28। सही है, हम तो बोलते हैं सबकी लड़कियों को पढ़कर आगे बढ़ना चाहिए। वैसे आंटी, वो कौन सी पढ़ाई कर रही है? दोनों माँ बेटी की बातों का कोई जवाब ना होने पर नीलम आंटी चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन शांति से निकल जाते हैं। एक रात नमिता अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट घर वापस आती है, जिसे देख नीलम आंटी अगली सुबह उनके घर पहुँच जाती हैं। इस बार नमिता के पापा भी घर में होते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, लड़की हाथ से बाहर निकले उससे पहले शादी करा दो, पर मेरी बातें तो सबको चुभती है ना। अब लड़की लेट नाइट लड़कों के साथ घर वापस आती है, मोहल्ले में सब देखते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। इतनी लेट नाइट सीसीटीवी के अलावा सब सो रहे होते हैं। बहन जी, उनके उन सब दोस्तों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। देखिए, आपको मेरी बेटी के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
मैं तो अपने मोहल्ले की लड़की होने की वजह से उसकी भलाई सोच कर यहाँ आई। आखिर नमिता भी मेरी बेटी जैसी ही है। सोचा ऐसे लक्षणों के बाद रिश्ते मिलना मुश्किल होगा तो पड़ोसियों की मदद कर दूं। माफ करना बहन जी, पर नमिता आपकी बेटी जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती। वैसे आपको बहुत काम होगा ना। एक बार फिर नमिता के घर से बेइज्जती होने के बाद नीलम आंटी गुस्से से लाल होकर वहां से चली जाती है। इन लोगों को अपनी बेटी पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, पर अगर मैंने भी अपनी बेइज्जती के बदले भरे मोहल्ले के सामने इनसे माफी नहीं मंगवाई तो मैं नीलम नहीं। इस पर नमिता की सीसीटीवी आंटी असलियत में अपना जासूस मोड ऑन कर बाकी सब काम छोड़ उसका पीछा करना शुरू कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं जिसमें नमिता को उनके बारे में सब पता होता है, इसलिए वो जानबूझकर ज्यादा लड़कों से मिलने लगती है, जिसे देख एक शाम नीलम आंटी पूरे मोहल्ले के लिए अपने घर में पार्टी रखती है, जिसमें नमिता और उनका परिवार भी आते हैं। लो जी, मेरे आज के खास मेहमान आ गए जी। क्या आप लोगों को पता है हमारी नमिता आजकल क्या कर रही है? आंटी, मेरा तो पता नहीं, लेकिन आपकी बेटी पिछले 3 साल से क्या कर रही है वो इन्हें बराबर पता है। नमिता की बात सुन नीलम आंटी कंफ्यूज हो जाती हैं। तभी कुछ लड़के वहां आते हैं। तो आंटी, आपको मेरी शादी की बहुत फिक्र है ना, तो पहले इनसे मिलिए। इस महीने के आपके 5 दामाद। वैसे आंटी, आप मोहल्ले का सीसीटीवी बनते बनते घर में नजर रखना भूल गई क्या? आपने ये पार्टी हमारी बेटी पर गलत इल्जाम लगा उसे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए रखी थी। लेकिन आपको ये सच्चाई बतानी भी जरूरी थी बहन जी। आंटी, हम कभी ये सब बोलना नहीं चाहते थे, इसीलिए आज तक चुप रहे। पर मेरा पीछा कर, मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर, आपने ही हमें ये सब करने पर मजबूर कर दिया। बहन जी, क्योंकि हमारी भी एक बेटी है, इसलिए हम भूलकर भी किसी की बेटी को नीचा दिखाना नहीं चाहते। पर आपको भी दूसरों के घर में झांकने और उन पर कीचड़ उछालने से पहले सोच लेना चाहिए। ये सब जानकर और अपनी गलती समझकर नीलम आंटी को समझ आता है कि वो दूसरों की जिंदगी में कितना ज्यादा दखल अंदाजी करती हैं और ये कितना गलत है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करूंगी और ना ही किसी का रिश्ता कराऊंगी। अरे ऐसे कैसे? बाकी किसी का पता नहीं, पर मैं तो आपके भरोसे ही बैठी हूँ आंटी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ गर्ल। क्या इस बार भी लड़की? हाँ जी, माँ और बेटी दोनों स्वस्थ है। अब कुछ ही घंटों में उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। अब कुछ ही देर बाद शैलेश अपनी बीवी आराध्या और बेटी को लेकर घर पहुंचता है, जहां सास पार्वती उनका स्वागत जोरों शोरों से करती है। आ गए तुम लोग, जरा मुझे मेरे पोते की शक्ल तो देखने दो। माँ, इस बार भी लड़की ही हुई है। क्या इस बार भी इस कुलक्षणी ने लड़की को ही जन्म दिया? अरे 2 लड़कियां कम पड़ गई थी क्या, जो अब तीसरी भी लड़की ही पैदा कर ली? माँ जी, लड़का या लड़की पैदा करना हमारे हाथ में नहीं होता, ये सब तो भगवान की देन होती है। बंद करो अपना ये ज्ञान, तंग आ चुका हूं मैं तुमसे। 3 लड़कियों का अब हम क्या करेंगे? लड़का होता तो कम से कम हमारा वंश तो आगे बढ़ता। ये लड़कियां किस काम की हैं? आप पढ़े लिखे होकर भी ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? आजकल लड़कियां लड़कों से किसी मामलों में कम नहीं है। देख आराध्या, मैं पहले ही तेरी उन 2 लड़कियों को बर्दाश्त कर रही थी, अब इसका बोझ मैं नहीं उठा सकती। एक काम कर, इसे अनाथ आश्रम में छोड़ा। आप ऐसा कैसे सोच भी सकती हैं मम्मी जी? ये बेटी है मेरी, 9 महीने मैंने इसे अपने कोख में पाला है और आप कह रही हैं कि अब मैं इसे लावारिस छोड़ दूं? माँ ठीक है तो कह रही है, इतनी महंगाई में हम कहाँ से उठाएंगे इसका खर्चा? तुम जाओ, इसे कहीं बाहर छोड़ाओ, कोई ना कोई इसे उठा ही लेगा। नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं छोड़ूंगी, ये यही रहेगी मेरे साथ। तो ठीक है, फिर तुझे भी इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी प्लीज़ ऐसा ना करिए, आप भी तो एक माँ और एक औरत है। भला फिर आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? क्या आपकी अंतरात्मा आपको धुतकारती नहीं है? पार्वती कुछ कहती उससे पहले ही आराध्या की दोनों बेटियां खुशी और तमन्ना वहां आ जाती हैं। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये तुम लोगों की छोटी बहन है। ये सच में मम्मा?
ये अब हम तीनों साथ में खूब मस्ती करेंगे। कोई मस्ती वस्ती नहीं करोगे तुम लोग इसके साथ। जाओ अपने रूम में। क्यों पापा, हम इसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम लोगों की। लड़की जात हो और लड़कियां ऐसे पटर पटर कैंची की तरह जुबान नहीं चलाया करती। लड़की तो आप भी हो, फिर आप में और हम में क्या फर्क है? फर्क है कि तुम बच्ची हो और मैं तुम्हारी दादी। दादी तो आप इसकी भी हुई ना, फिर आप मम्मा को इसे बाहर अनाथ आश्रम छोड़ने के लिए क्यों कह रही थी? हाँ, हमने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। पापा, आपको लड़का चाहिए था ना, जो आपकी काम में हाथ बटा सके। तो हम लोग तो है ना, हम आपके सब काम में हाथ बटाएंगे। अरे बस, आज के लिए इतना ज्ञान काफी था। आराध्या, अपने रूम में ले जा इसे। और हाँ, अपनी इन दोनों बेटियों को भी साथ ले जा, वरना दिन भर ऐसे ही दिमाग खराब करती रहेगी। आराध्या अपनी तीनों बेटियों को लेकर कमरे में चली जाती है, जहां उसकी दोनों बेटियां उससे सवाल करती है। माँ, पापा और दादी हमसे क्यों प्यार नहीं करते? हाँ माँ, आपको पता है, जब से आप हॉस्पिटल गए थे, दादी ने हमें एक रोटी भी नहीं दी खाने के लिए। क्या हम लड़कियाँ हैं, सिर्फ इसलिए वो हमसे प्यार नहीं करती? बेटा, अभी इन सब बातों को समझने के लिए तुम दोनों बहुत छोटी हो। तुम लोग यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आराध्या अपने बच्चों के लिए खाना बनाने रसोई की तरफ जा रही होती है कि तभी वो अपने पति और सास की बातें सुन लेती है। माँ, मैं इस लड़की का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जानती है ना, मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है कि इसका खर्चा उठा सकूं। अब हम कर भी क्या सकते हैं बेटा, आराध्या किसी की सुने तब ना। थोड़ा समय रुक कर देखते हैं। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। समय के साथ आराध्या की तीनों बेटियां भी बड़ी हो चुकी होती हैं और अब उनका शांतनु नाम का एक बेटा भी होता है। शांतनु बेटा, कहाँ हो? अपनी दादी के पास आना जरा। मैं यही हूँ दादी, आपको गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, आज तेरे एग्जाम है ना, इसलिए मैं मंदिर से तेरे लिए प्रसाद लाई हूँ। ले, जल्दी से इसे खा ले, फिर देख कैसे टाप करता है तू। वो दादी, आपको 1000 बार समझाया है, ये सब बेफिजुल की बातें हैं। मुझे इन सब का हिस्सा मत बनाइए। शांतनु, ऐसे बात करते हैं क्या बड़ों से? चलो चुपचाप प्रसाद खा लो। आराध्या की बात मानकर शांतनु प्रसाद ले लेता है। तभी वहाँ आराध्या की तीसरी बेटी तान्या भी आ जाती है। दादी, आज मेरा भी एग्जाम है, आप मेरे लिए प्रसाद लेकर नहीं आई? लड़कियां स्कूल नहीं, रसोई घर में काम करते हुए ही अच्छी लगती है। जिस तरह तेरी दोनों बहनें 12वीं पढ़कर चूल्हा चौका कर रही हैं, ठीक उसी तरह कुछ सालों बाद तुझे भी यही सब करना होगा। मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी। अरे वो तो भविष्य में पता चल जाएगा। इसी तरह समय बीतते जाता है। अब खुशी और तमन्ना की तरह तान्या को भी जबरन घर के कामों में घसीटा जाने लगता है। एक दिन, शांतनु, क्या है ये सब? मैंने सुना है तुम कॉलेज बंक करते हो। तो क्या हुआ डैड, इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है? शांतनु, हम तुम्हारे कॉलेज की फीस इसलिए नहीं भरते कि तुम वहाँ मौज मस्ती करते रहो। हम तुम्हें कॉलेज पढ़ने भेजते हैं। पापा प्लीज़, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। हर बात आप लोगों को बताना ज़रूरी तो नहीं। शांतनु, तो इस तरह से क्यों बात कर रहा है अपने पापा से? तो और कैसे बात करूं दादी? आप लोग बूढ़े हो चुके हैं, पर मेरी तो अब उम्र हो रही है मौज मस्ती की, उसमें भी आप बंदिशें लगा रहे हैं। शांतनु, तू हमारा इकलौता बेटा है। हम लोग नहीं चाहते कि तू किसी गलत रास्ते पर जाए। इसमें भी आपका स्वार्थ छुपा है पापा। मैं कोई श्रवण कुमार नहीं हूँ जो दिन रात आपकी भक्ति करता रहूं।
शांतनु, अपनी सारी तमीज भूल गए हो क्या? इस तरह बात करते हैं अपने पिता से। माँ, अब आप बीच में मत ही पड़ो तो बेहतर होगा। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। इतना कहकर शांतनु वहां से चला जाता है, जिसके बाद उसकी दादी और शैलेश भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दीदी, पापा शांतनु और हम में इतना फ़र्क क्यों करते हैं? क्या हम उनके सगे बच्चे नहीं हैं? इसका जवाब तो हम खुद बचपन से ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमें इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। क्यों दीदी? ये तो पता नहीं, पर चलो आज सबसे सवाल करते हैं और अपना जवाब मांगते हैं। खुशी, तमन्ना और तानिया भागते हुए हॉल की तरफ जाते हैं, जहां वो सुनते हैं, तू पागल हो गई है क्या आराध्या? एक लड़की की शादी में लाखों का खर्च आता है और तू खुशी और तमन्ना की शादी एक साथ कराने को कह रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तानिया को कहीं और छोड़ आते हैं। अगर तुम उस वक्त मेरी बात मान लेती तो आज 3 लड़कियों की शादी का बोझ नहीं होता हमारे सर पर। शादी तो कल को शांतनु की भी होगी ना? अरे वो तो ब्याह करके लड़की लाएगा, हमारे कुल का नाम आगे बढ़ाएगा, और तेरी इन 3 लड़कियों ने तो पराए घर चले जाना है, उनका वंश आगे बढ़ाना है, तो उनका बोझ भला हम क्यों उठाए? क्या आप अपने आप को भी बोझ मानती हैं दादी? तानिया, नहीं मम्मा, आज आप हमें मत रोकिए। बताइए दादी, अगर हम आपके लिए बोझ हैं तो फिर तो आप खुद को भी बोझ ही मानती होंगी ना? क्यों आराध्या, यही संस्कार दिए हैं तूने अपनी लड़कियों को? लड़की जात होकर इतना मुंह चलाना अच्छी बात नहीं, कल को ससुराल वाले हमें गाली देंगे। हम मुंह नहीं चला रहे, बस अपने हक की बात कर रहे हैं। आप लोग आज के आधुनिक समय में भी लड़कियों को लड़कों से कमतर क्यों समझते हो? बहुत जुबान चल रही है ना तुम तीनों की। आज से तुम तीनों का खाना पीना सब बंद। एक दिन आपको अपनी इसी सोच पर पछतावा जरूर होगा, देख लेना। बस फिर क्या था? तीनों बहनों के जहन में उठते सवालों से छुटकारा पाने के लिए पार्वती तीनों को काल कोठरी में बंद कर देती है और 1 सप्ताह के भीतर ही खुशी और तमन्ना की सामूहिक विवाह में शादी कर देती है। एक दिन, पापा, शांतनु की तरह मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पास तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए इतने पैसे नहीं है, अपने ससुराल जाकर करना जो भी करना हो। पापा प्लीज, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। कहा ना नहीं है मेरे पास तेरे लिए कोई पैसे। जा, मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आ। तानिया मुंह लटकाकर वहां से चली जाती है। समय अपनी गति से चलता रहता है और कुछ सालों बाद तानिया की भी शादी करा दी जाती है। तानिया की शादी से दुखी आराध्या की कुछ ही दिनों बाद मौत हो जाती है। घर के कामों से परेशान होकर पार्वती अपने पोते की रागिनी नाम की लड़की से शादी करा देती है। शांतनु की शादी के कुछ समय बाद ही उसकी दादी पार्वती की भी मृत्यु हो जाती है। रागिनी, शांतनु कहाँ है? मेरी अलमारी की चाबियां उसके पास है क्या? मुझे नहीं पता, आप उनसे खुद कॉल करके पूछ लीजिए। बेटा, अगर वो मेरा कॉल उठाता तो मैं तुमसे क्यों बोलता? तो इंतजार कर लीजिए उनके आने का। शैलेश निराश होकर हॉल में ही अपने बेटे का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में शांतनु घर पहुंच जाता है। उसके घर पहुंचते ही रागिनी पानी लाती है। ये लीजिए पानी। शांतनु, मेरे अलमारी की चाबी नहीं मिल रही, तुम्हारे पास है क्या? अभी अभी आए हैं वो, कम से कम उन्हें चैन की सांस तो लेने दीजिए। बहू, अलमारी में मेरा बहुत जरूरी सामान है, इसलिए पूछ रहा हूँ। पापा, आपकी चाबी मेरे पास है। तुमने कब ली चाबी? कम से कम मुझे बता तो देते। वो पापा, मुझे आपकी अलमारी से प्रॉपर्टी के कागजात लेने थे ना, इसलिए मैंने चाबी ली थी। प्रॉपर्टी के कागजात की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? मुझसे मांग लेता, कौन सा मैं कहीं भागे जा रहा था? आपके जाने का ही समय हो रहा था, इसलिए हमने वो पेपर्स अपने पास रख लिए।
क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल पापा, हमने आपके वृद्धाश्रम में रहने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। मैं अभी आपका सामान वहाँ पहुँचा कर आ रहा हूँ। आज शाम में ही आप वहाँ शिफ्ट हो जाना। लेकिन क्यों बेटा? वृद्धाश्रम तो वो लोग जाते हैं जिनका कोई नहीं होता। मेरे पास तो तुम दोनों हो, फिर भला मैं कहीं और क्यों जाऊं? देखिए, दिन रात मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। पापा, वहाँ आपके रहने खाने पीने सब चीज़ का मैंने इंतज़ाम कर लिया है। वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? जानता है तू, तेरे पैदा होने के लिए मैंने कितनी मिन्नतें की थी, तब जाकर हुआ था तू। और आज तू मुझे ये सज़ा दे रहा है। पापा प्लीज़, आपने जितना जीना था वो तो जी ही लिया है। कम से कम अब हमें तो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीने दीजिए। अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा अपना भी परिवार है। मैं आपके पीछे सर दर्द नहीं चाहता, इसलिए कृपा करके चले जाइए। शांतनु की बातें सुनकर उसकी बाप की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सही मायने में आज उसे अपनी सभी गलतियों पर पछतावा होता है। ताउम्र उसने जिस बेटे के खातिर बेटियों की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया था, आज वही बेटा अपने पिता को नजरअंदाज कर गया।